मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये हमारी 4th नंबर क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा। मैंने बताया किस तरीके से मैथमेटिशियंस के माइंड में पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक डिविजिबिलिटी टेस्ट टाइप का माइंड में आया और उन लोगों ने सभी नंबर्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया। डिविजिबिलिटी भी मैंने बताई थी। उसी सीक्वेंस में आगे कंटिन्यू करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा बेसिक रहेगा आज के टॉपिक में भी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँ, मैं कुछ एक कॉमन सा एक जनरल सा रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रिजल्ट क्या है कि देखो, जब भी हमें ये A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर से नंबर्स जनरेट करने होंगे तो हमारे पास इंडिपेंडेंट चॉइस रहेगी बी की। क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट चॉइस। ये चॉइस इंडिपेंडेंट होती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमें गिवन है। क्वेश्चन में अगर कहा गया है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m+1 और 4m+3 टाइप और समथिंग, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस में कहीं पर 6m आता है, कहीं पर आता है 8m, या डिविजिबल है तो ये 2m+1 टाइप का होगा। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सिचुएशन जो भी कहेगी हम उस हिसाब से जो डिवाइज़र है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट चॉइस है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। जैसे मैंने अभी पिछली क्लास एंड करने से पहले बताया था, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q+1, ठीक है ना। मैंने बताया था इवन इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं? 2q टाइप के, और ऑड इंटीजर्स 2q+1 टाइप के, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स होकर रह गया। अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन में कहीं क्वेश्चन में आ जाए शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q+2 टाइप, वो भी चलेगा भाई। 4q+2 ये भी तो टाइप है भाई। ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो सकते हैं, इवन नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल 2q पे ही हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लें, या इवन के लिए जब भी आएगा केवल 4 पे रोक के रख लें। मे बी सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिवाइजर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को अप्लाई करके बताता हूँ। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस समय हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी बुक में चैप्टर नंबर 1 है तो एक्सरसाइज उसकी फर्स्ट है। डाउट्स कोई माइंड में आपके ना रहे, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हम बुक कंसल्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा, इसमें डिफरेंट ईयर के जो एडिशंस आते हैं, चैप्टर्स शफल हो सकते हैं। मे बी ये चैप्टर रियल नंबर किसी एडिशन में आपके पास 2nd या 3rd नंबर पे हो या किसी और नंबर पे हो, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चैप्टर का यहाँ पर जब भी आपको क्लास पढ़ना है आप केवल चैप्टर का नेम देखेंगे, नंबर से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers is divisible by 6. divisible by 6 होगा। क्लियर? सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो 6 पे फोकस करो, डिविजिबिलिटी 6 से चाहिए नहीं, राइट। तो डिविजिबल बाय 6 नंबर किस टाइप के होंगे? 6q टाइप के होंगे। डिवाइजर क्या आ रहा है हमारे माइंड में? 6 होना चाहिए, राइट। तो यहां पर हम इंडिपेंडेंट चॉइस ले लेते हैं 6, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर अप्लाई करें इंडिपेंडेंट डिवाइजर के साथ में तो क्या कह सकते हैं हम? वी नो
any positive integer is of the form कौन से फॉर्म के हो सकते हैं? अगर डिवाइजर 6 लिया हुआ है तो कैसे होंगे? 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, राइट? यहां भी और आएगा। क्यों होगा? एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो। a इज इक्वल टू क्या था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता था? 0 से स्टार्ट होता था और b से लेस होके रुक जाता था। तो यहां पर डिवाइजर आपका अगर 6 है तो r के लिए कितनी चॉइस हो गई? r के लिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0 यहाँ पर आ गई, r इज इक्वल टू 1 यहाँ आ गया, r इज इक्वल टू 2 यहाँ आ गया, 3, 4 एंड 5। 6 होगा नहीं, ठीक है ना? तो ये है जनरल रिजल्ट जो हमने अप्लाई कर दिया 6 डिवाइजर के साथ में। अब जब हमें नंबर्स के लिए 6 की सीक्वेंस मिल गई है तो अब क्या करेंगे? केस फर्स्ट, इफ इंटीजर n इज इक्वल टू किस टाइप का ले लें पहले? फर्स्ट केस में 6q टाइप का। देन कॉन्जिक्यूटिव कितने क्या चाहिए था? प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। n प्लस 1 वाला इंटीजर कैसा होगा? 6q प्लस 1 हो जाएगा। एंड उससे अगला इंटीजर क्या होगा? n प्लस 2। ये कितना हो जाएगा? 6q प्लस 1 से अगला कौन हुआ? 6q प्लस 2 हो गया, राइट? नाउ हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। n प्लस 1 n प्लस 2, राइट? इनका प्रोडक्ट करें कितना आ जाएगा? 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 2। क्लियर? और इसे कैसे लिख सकते हैं? इस 6 को ब्रैकेट के बाहर रखो और बाकी सारे टर्म्स बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही लिखा रहने दो। क्लियर? ये 3 टर्म्स जो हैं इंटीजर्स को कंटेन करती हुई टर्म्स हैं जो आपस में प्रोडक्ट हैं, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी इंटीजर m से। ये सब मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी इंटीजर हो सकती है, ठीक है ना? तो उसे हमने m बोल दिया, तो 6m टाइप बोल सकते हैं इसे। क्लियर? अगर 6m टाइप का कोई सा भी नंबर है तो वो किससे डिविजिबल होता है? 6 से डिविजिबल होता है। दैट इज डिविजिबल बाई 6। क्लियर है? तो केस फर्स्ट में हमने क्या डील किया? जब इंटीजर 6q टाइप का था तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या हुआ? 6 से डिविजिबल हो गया। नाउ केस नंबर सेकंड ले लेते हैं इसी तरीके से। केस सेकंड, अब क्या होगा? इफ इंटीजर n इक्वल्स 6q प्लस 1, अगर ये 6q प्लस 1 टाइप में है, देन नेक्स्ट इंटीजर n प्लस 1 क्या होगा? इससे 1 ग्रेटर होगा, दैट इज 6q प्लस 2 बोला जाएगा। एंड इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? n प्लस 2 जो कि 6q प्लस 3 हो जाएगा, राइट? चलिए प्रोडक्ट करते हैं। नाउ n प्लस 1 n प्लस 2, देखते हैं प्रोडक्ट कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 6q प्लस 1
ये वाली वैल्यू 6q प्लस 2 और थर्ड वैल्यू 6q प्लस 3, राइट। अब देखें 6q प्लस 1 वाले ब्रैकेट को बिना डिस्टर्ब किए ऐसे लिखा रहने देंगे, बट इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। चलो अभी इस ब्रैकेट के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स लिख रहा हूँ। ज़रा इस वाले ब्रैकेट में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका भी 3 साथ में ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें से 2 कॉमन लिया था, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या बचे? 6q प्लस, यहाँ 3q प्लस 1 बचेगा, राइट। यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया था दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ कितना बचेगा? 2q प्लस 1, राइट। अब ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन बना बीच में 2 3 जा 6, इसे बाहर इस तरीके से रखेंगे और जो ब्रैकेट टर्म्स बचे इन्हें एक सेपरेट ब्रैकेट में रख दे रहे हैं इस तरीके से। 6q प्लस 1, 3q प्लस 1 एंड 2q प्लस 1 टाइप। क्लियर? फिर से अब ट्राई करके देखते हैं। ये 3 टर्म्स इंटीजर्स को कंटेन करती हुई हैं, प्रोडक्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इंटीजर ही लेकर के आएंगी, तो इसे हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, 6m टाइप बोल सकते हैं अगेन। क्लियर है? तो अगर ये 6m टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, मींस 6 का क्या है? ये मल्टीपल। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई 6। दिस इंप्लाइज दैट द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6, राइट। अब आगे किस केसेस? केस नंबर 3 में हम ये लेके चलेंगे, 4th पे ऐसे लेके आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम जितने भी केसेस दिए हुए हैं 6q प्लस 5 तक हम इंटीजर सेलेक्ट करते चले जाएंगे, उसके नेक्स्ट इंटीजर्स को वैल्यू देंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हर बार 6 से डिविजिबल आ रहे हैं। प्रोसेस बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ब्रैकेट्स बनेंगे, उनमें कुछ टर्म्स कॉमन आएंगी, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आगे लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 consecutive integers is divisible by 6। डिविजिबल बाई 6 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अभी मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं इसमें से लेके चल रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 12। इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। आप इजीली कर सकते हो। आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यहाँ नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे इंडिपेंडेंट डिवाइज़र जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन प्रोवाइड करा रहा है, कैसे हम उसे उस क्वेश्चन की सिचुएशन में रख रहे हैं। बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इन क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेवल 2 में है इस बुक में। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, show that the square of any positive integer cannot be of the form कौन सी फॉर्म नहीं हो सकती हैं? 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5। और 6m प्लस 5।
राइट। फॉर एनी इंटीजर m, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्या स्टार्ट करें? अब सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमें डिवाइज़र क्या लेना है। देखो यहाँ पर 6m की बात करी जा रही है, तो डिवाइज़र हम 6 लेकर के चल देते हैं। तो रिजल्ट में सिमिलरली जैसे इससे पहले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, कौन सी फॉर्म में होता है? 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 एंड सो ऑन, और कहाँ तक लिखेंगे? 6q प्लस 5 तक। रिमाइंडर को 6 तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना, 6 से एक्सीड नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पर जितने भी केसेस थे पुराने वाले वो सब सामने आ गए हैं आपके, ठीक है। स्टार्ट करें, स्क्वायर बनाना है, अब की बार स्क्वायर चेक करना है। केस फर्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 6q, अगर इंटीजर जो है 6q टाइप का है, देन स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 6 इंटू 6q स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो ये नंबर किस टाइप का हो गया? 6m टाइप का हो गया, राइट। केस सेकंड, इफ n इज इक्वल टू 6q प्लस 1, अगर n 6q प्लस 1 है, देन स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलना चाहिए। कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से ये हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab मीन्स 12q, राइट। इसे टर्म्स को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? 36 प्लस 12q प्लस 1, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे? 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2q, एंड ये 1 सेपरेट रहेगा, राइट। अब देखो ये तो कोई इंटीजर बन जाएगा 6 प्लस 2q, ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 6m प्लस 1। तो ये नंबर किस टाइप का आ गया? 6m प्लस 1 टाइप का आ गया, राइट। देखो अभी भी 6m प्लस 2 टाइप का नहीं आया और 6m प्लस 5 टाइप का नहीं आया, मे बी 6m तक आए थे हम भी और 6m प्लस 1 है, तो आपको लग रहा होगा कि अगला स्टेप अब जब करेंगे केस थर्ड तो इसमें 6m प्लस 2 टाइप आ जाएगा। देखते हैं केस थर्ड में क्या हो रहा है। केस थर्ड, इसे भी चेक कर लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 6q प्लस 2, राइट, देन n स्क्वायर कितना होना चाहिए? 6q प्लस 2 दिस होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर 36q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 टाइम्स ab मीन्स 24q। टर्म्स को रीअरेंज कर लें, इसे इसके साथ रख दे रहे हैं 36 के बराबर में 36q स्क्वायर प्लस 24q प्लस इस 4 को क्या करेंगे? स्प्लिट कर लेंगे 3 प्लस 1 में। ये इसको सॉल्व करने का केवल पैटर्न है, ठीक है ना। अब देखो स्टार्टिंग की 1 2 3 तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, इसे लिखेंगे 12q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, और ये 1 सेपरेट रहेगा, राइट। क्लियर है? अब देखो इन 3 टर्म्स में केवल इंटीजर्स हैं, अपनी कुछ वैल्यूज़ के साथ में जब भी अपीयर होंगे कोई ना कोई इंटीजर फॉर्म करेंगे, तो हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को m से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर एनी इंटीजर m, तो ये हो जाएगा 3m एंड प्लस 1, तो ये हो गया 3m प्लस 1 टाइप का
नंबर आ गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है? देखो लग रहा था कि अब की बार थर्ड केस में जहाँ तक है 6m+2 टाइप आ जाएगा, लेकिन 6m+2 नहीं आया। क्या आया? या तो 6m आ रहा था या फिर 6m+1 ही अभी कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर? और एक केस देख लेते हैं इससे आगे, केस फोर्थ ले लेते हैं। उसमें भी हो सकता है 6m+2 या 6m+4 आ जाए। केस फोर्थ, इफ n इज इक्वल टू 6q+3, अगर ये 6q+3 टाइप है देन n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल स्क्वायर कितना होगा 36q² + 9 + 2 टाइम्स दिस 36q। टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा 36q² + 36q एंड प्लस 6 + 3 लिखेंगे, 9 को स्प्लिट कर लेंगे 7 के साथ, ठीक है ना। अब देखो इन 3 टर्म्स में, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में क्या कॉमन आ जाएगा? 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 6q² + 6q + 1 एंड प्लस 3, राइट। तो ये आ गया 6m+3 टाइप। तो कहने का मतलब है अभी भी 6m+2 वो वाला केस निकल चुका है, लेकिन 6m+2 भी नहीं आया और 6m+5 अभी भी नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला केस एक बार और देख लेते हैं। कौन सा केस लेंगे? केस फिफ्थ। केस फिफ्थ, if n is equal to 6q + 4, 6q + 4, right, then taking square on both side कितना हो जाएगा? 6q + 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² that is 36q² plus b² means 16 and plus 2 times ab 48q। टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करें, 36q² प्लस 48q प्लस, इसे ब्रेक कर लेंगे 12 + 4 में, राइट। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 टर्म्स में मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है? 6 के फॉर्म में चाहिए ना, तो हम 6 के फॉर्म में लेकर के चलेंगे, 6 तक कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6q² प्लस 8q एंड प्लस 2 और ये 4 सेपरेट रहेगा, राइट। ये 3 टर्म्स मिलकर के एक नंबर फॉर्म करेंगे इंटीजर, जैसे बोलेंगे 6m एंड 6m+4 टाइप। कहने का मतलब है अभी भी 6m+2 अपीयर नहीं हुआ था, 6m+5 अभी भी नहीं आया है। लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट केस है केस 6, जिसमें 6q + 5 है। देख लेते हैं इसमें ये किस फॉर्म में जा रहा है स्क्वायर। केस 6 होगा, नंबर किस टाइप का होगा इस बार? इफ n इज इक्वल टू 6q + 5 टाइप, राइट। दिस इंप्लाइज दैट n² इज इक्वल टू दिस होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² मीन्स 36q² प्लस b² मीन्स 25 प्लस 2 टाइम्स ab 60q, राइट। टर्म्स को रीअरेंज कर लें, 36q² प्लस 60q प्लस 25, इसे लिख सकते हैं 36q² प्लस 60q प्लस
25 को भी स्प्लिट करेंगे 24 प्लस 1 में, राइट। अब देखो 1 2 3 इन स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में अगर 6 कॉमन ले रहे हैं तो ये किस फॉर्म में आ गया 6q² प्लस 10q प्लस 4 एंड प्लस 1, राइट। ये 3 टर्म्स मिलकर के क्या बन जाएंगी, कोई भी इंटीजर m, दैट इज 6m प्लस 1 टाइप, राइट। तो कहने का मतलब ये है हमने सभी केस तो डील कर लिए। क्या अपीयर नहीं हुआ स्क्वायर में, ना तो 6m प्लस 2 आया कहीं और ना ही 6m प्लस 5 टाइप का कहीं नंबर आया, ठीक है ना। अब बात आती है, एक चीज़ माइंड में आ रही होगी कि मैंने जो ये कांस्टेंट टर्म हो रही थी इसे स्प्लिट कैसे किया हुआ है। तो ये 2 केसेस अभी मैंने लिखे हुए छोड़ दिए, इन्हीं में से मैं समझा दे रहा हूँ एक बार आप लोगों को। जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसे स्प्लिट कर कैसे रहा हूँ मैं। जैसे मुझे 16 को स्प्लिट करना है और मुझे 6 के फॉर्म में बनाना है, तो मैं इसे 6 से डिवाइड करके देख ले रहा हूँ वर्बल कैलकुलेशन में। 6 से 2 टाइम्स जाएगा 12, रिमाइंडर में 4, ठीक है ना। तो 6 2 ज़ा 12 आ गया मेरे पास और रिमाइंडर में 4। ये इस तरीके से स्प्लिट की हुई है। इस वाले केस में समझो, देखो 25 को जब 6 से डिवाइड किया तो 6 4 ज़ा 24 और रिमाइंडर में आया 1। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे लिखा 6 4 ज़ा 24 और प्लस रिमाइंडर 1, 24 प्लस 1, ये ऐसे स्प्लिट किया हुआ है। अब मैं समझता हूँ सारे डाउट्स जो आपके माइंड में अभी थोड़े बहुत भी रह गए थे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई ऐसा डाउट नहीं रह गया आपके माइंड में अभी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।